है प्रार्थना गुरुदेव। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है। गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्यनेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। भैया लाइट और गेट बंद करवा दो। Good afternoon, everyone. Myself, Sri Chaitanya. We are the Professor Aditya Maheshwar and Krishna Agarwal. Today we will be covering from section 87A. So let's start from 87A. 87A is rebate of income tax in case of certain individuals. तो इसमें eligible कौन होगा? सिर्फ individual को allowance में और देखते थे कितना अमाउंट का rebate होता है। पहले old scheme में देखते थे maximum amount of income 5 लाख हो सकती है। old scheme में अगर आपको rebate क्लेम करना है तो maximum amount of rebate is 12,500. Rebate कैसे calculate होगी? Rebate 100% of tax payable here 12,500, whichever is less. तो net effective income आपकी अगर 5 लाख है तो 0 tax पे करना। In case of salaried employees 5.5 लाख हो जाएगा क्योंकि standard deduction हो जाएगा 50,000 का। नई स्कीम में देखते हैं तो 7 लाख की मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए rebate पे करने के लिए, जो अपनी करंट टैक्स स्लैब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 25,000 की रिबेट मिल जाएगी। और नेक्स्ट रिबेट कैलकुलेट होगी 25,000 या 100% ऑफ टैक्स पेबल व्हिचएवर इज लेस। तो नेट टैक्स अगर 7 लाख की इनकम हुई तो आपका 0 है और सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में 7.5 लाख। 50,000 डिडक्शन की वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, सैलरीड एम्प्लॉयज की वजह से 7.5 हो जाएगी। और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा फाइनल टैक्स उसमें 12 लाख है स्लैब तो 60,000 की रिबेट मिल जाएगी। और अगर रिबेट कैलकुलेट होगी 100% ऑफ टैक्स पेबल जब 60,000 व्हिचएवर इज लेस, तो नेट टैक्स पेबल इन केस ऑफ 12 लाख इनकम इज 0 और इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज इट इज 12.75 लाख क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट 75,000 हो जाएगा नए एक्ट से। अगर किसी भी बस ऐसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होगी तो कि increase in total income is less than increase in tax payable, कि उसकी इनकम अगर जैसे 10-20 साल से बढ़ रही है और उसका टैक्स पेबल ज्यादा बन रहा है तो उस केस में रिबेट मिल जाएगी उसे
तो rebate का amount calculate होगा income tax payable minus income total income minus 7 लाख और ये amount 7 लाख रिप्लेस हो जाएगा 12 लाख से अगले फाइनेंशियल ईयर से। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में इसका एक्स है रेसिडेंट इंडिविजुअल उसकी टोटल इनकम है 7,20,000 और वो नाइस स्कीम में ऑप्ट कर रहा है उसका टैक्स बनेगा 20,000 बन जाएगा 5% तो बनेगा 4 लाख पे तो 7 लाख तक और बाकी के 20,000 को उसका 2% हो जाएगा 10% के हिसाब से तो टोटल टैक्स हो गया उसका 28,000 और नेट उसकी इंक्रीज हुई है इनकम 7 लाख से सिर्फ 20,000 तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है 2,000 का इंक्रीज हुई वजह से तो उसमें रिबेट कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स लेवल आ गया अपना 22,000 माइनस इंक्रीज इन इनकम तो इंक्रीज इन इनकम हुआ अपना 20,000 तो नेट रिबेट उसको 2,000 की मिल जाएगी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 20,000 का जो कि उसका इंक्रीज इन इनकम So what is it जो 87A का section है? What do you think that what tax planning can be done for 87A? What tax planning? It's very simple. Go to Move today, tell your mom and dad to give you a gift, right? Ask them to give you 50 lakh rupees. जो इनकम पे जो 50 लाख के ऊपर वो जो कमा रहे हैं वो तुम्हारे तुम्हें कमाओगे और तुम्हारे टैक्स आएगा नहीं अगर 12 लाख तक की इनकम इज नॉट टैक्सेबल राइट 87 की रिलीफ मिल जाएगी if that is the case then you have planned your tax जो टैक्स लायबिलिटी अभी तुम्हारे मॉम या डैड के टैक्स लायबिलिटी आ रही थी that has been shifted क्योंकि income has been shifted to your case and since you will take the benefit of 87A up to 12 lakh rupees of income, no tax up to 12 lakh rupees of income, so there will be no tax. So overall savings होगी ना घर में सीए कर रहे हो तो घर वालों को बताओगे तो सही सेविंग्स कैसे करते हैं टैक्स की तो आज क्या करोगे घर जाके 50 लाख का गिफ्ट मांगना और ज्यादा भी मांग सकते हो क्योंकि 12 लाख तक की स्लैब को यूटिलाइज कर सकते हो So this is the tax planning from financial year 25-26 and onwards. So अभी 87A के अंदर केवल इंडिविजुअल को रिलीफ है अप टू रुपीज 12 लाख की इनकम तक, राइट? जो अभी जो असेसमेंट ये चल रहा है which is March 25-26 ए है उसमें ये लिमिट कितनी थी 7 लाख so up to 7 लाख रुपीस अब तुम लोग अपने रिटर्न्स भरते हो even in that case there will be no tax liability because 87A की relief right but what is important over here is the 87A की relief special rates of income आगे कवर करेंगे 87A की जो relief है that is not available for special rates income. What do you mean by special rate income? जो जो चैप्टर अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे those are special provisions for taxing some special rate income. तो उसके ऊपर 87A की relief नहीं मिलेगी और इसके लिए अमेंडमेंट भी लाया गया था अभी रिसेंटली द बजट इन दिस बजट ऑफ 25 सो अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है शेयर सेल्स है कोई मतलब शेयर ट्रांसफर के लिए व्हिच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड यू हैव ओन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उसके ऊपर ये रिलीफ अवेलेबल नहीं है बट अदर देन दैट स्पेशल रेट्स इनकम उस पे रिलीफ इनकम उस पे ये रिलीफ अवेलेबल है so अगर if your parents are earning interest income of say 5 lakh rupees by giving some amount on loan which they transfer to you and then you give that same amount to the same person but interest income of तुम्हारे hands में आएगी तुम्हारे पैन में आएगी so in that case there came a relief of 87A to that extent. Right? So this is मतलब a tax planning which you can think this is a very welcome step 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आज कोई टैक्स नहीं है. That means individual taxpayers may effectively more than 95% of the taxpayers are tax free now in India. Correct? और अगर कोई सैलरी इनकम कमाता है तो उसके लिए तो और 75,000 बढ़ जाता है because of the standard deduction. It's a very big benefit, big change which this budget brought in. So you can plan this accordingly. Next is section 89 relief when salary is paid in advance for earlier.
तो उसमें क्या होता है, अगर सैलरी आपको अर्लियर या पास्ट ईयर की सैलरी करंट ईयर में रिसीव हो रही है या एडवांस सैलरी हुई है या 12 महीनों से ज्यादा की सैलरी एक ही साल में मिल रही है, तो आपका टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, उस वजह से आपका टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो रिलीफ मिल जाएगी सेक्शन में। तो रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ रहा है अर्लियर्स की वजह से उससे, और जो अगर अर्लियर्स नहीं होते मतलब उसी ईयर में मिल जाता और टैक्स उसी ईयर में हो जाते, उसको दोनों को कंपेयर करेंगे टैक्स को और अमाउंट की रिलीफ मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अर्लियर्स रिसीव्ड इन ईयर FY 23-24 है वो 1 लाख रुपीस है। अर्लियर्स 13 करते 21 22 के। तो FY 23-24 में जो इनकम है विदाउट अर्लियर्स तो 7 लाख है और 21-22 में विदाउट अर्लियर्स 5 लाख है। तो कैलकुलेशन इसमें पहले टैक्स कैलकुलेट करने का, फिर अर्लियर्स के साथ कितना टैक्स बनता था, तो टोटल इनकम होगी 7 लाख विदाउट अर्लियर्स प्लस 1 लाख अर्लियर्स हुए तो 8 लाख टोटल इनकम हो गई। नए टैक्स स्लैब में देखेंगे तो अपना 35,000 का टैक्स बनता है। और अगर बिना अर्लियर्स के देखेंगे 7 लाख ही रिसीव होता अपन को, तो 25,000 का टैक्स बनता पर रिबेट मिलती, तो वो डायरेक्ट टैक्स पेबल अपना जीरो हो जाता। तो एडिशनल टैक्स जो अपन को पे करना पड़ता है करंट ईयर में तो 35,000 हो गया। टैक्स अगर अर्लियर्स जिस ईयर को बिलोंग करते हो उसी में रिसीव हो जाते तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख पे ओल्ड रिजीम था उस टाइम, तो कितना टैक्स बनता 32,500 का। और इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट भी मिलती है, तो आपको टैक्स 32,500 पे देना पड़ता है। और एक्चुअली में टैक्स कितना पे करा आपने 5 लाख पे 12,500 का टैक्स बनता है, उसका रिबेट मिल गया उनको पूरा, तो नेट टैक्स जीरो ही पे करा। तो रिलीफ मिल जाएगा। अपन ने एक्स्ट्रा टैक्स जो करंट ईयर में पे करा अर्लियर्स की वजह से वो 35,000 का है, और जो एक्चुअली में पे करना चाहिए था अगर अर्लियर्स उसी ईयर में रिसीव हो जाते वो 32,500 होते, तो नेट 2,500 का रिबेट मिल जाता। Just continuing with the last example, 87 equal relief. तो तुम आज घर जाओगे, will ask your parents to give a gift. So you ask your father, now मेरे को 50 lakhs का gift दे दो एक. Then your mother comes and says, नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मत दो, मेरे को दो. Then what will you say? हाँ? दोनों को मिल जाएगा. What will you tell your mother so that the gift comes to you and not to your mother? Correct. Because if the father gives money to your mother, or अगर mother invest करती है, then there will be a clubbing provision that will get attracted. So ultimately कोई tax saving नहीं. So that's why you should ask for the gift. और तुम्हारे लिए gift tax क्यों नहीं होगा? क्या? माइनर की तो क्लब होती है. क्लब क्यों नहीं होगी? मतलब तुम्हें टैक्स क्यों नहीं लगेगा उस रिसीट पे? Gift from a relative is exempt under section 56 to explanation. तो कहता है कि foreign gifts will not be regarded as taxable. So this is how you can play the game today. Section 90 agreement with foreign countries was specified typically. तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से टेरिटरीज के साथ एग्रीमेंट में इंटर हो सकती है फॉर द इनकम व्हिच इज टैक्स्ड इन इंडिया और फॉरेन कंट्री में भी टैक्स हो रही है, तो डबल टैक्स लग रहा है और दोनों कंट्रीज को उस पे टैक्स का राइट है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट करेगी फॉरेन कंट्रीज के साथ टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है टू टैक्स द पर्सन। तो उसमें की कंसीडरेशन देख लेते क्या है, अगर जिससे सी DPAA डबल टैक्सेशन ऑफ अवॉइडेंस एग्रीमेंट उसकी कवर हो गया तो उसका ऑप्शन है वो कि DPAA और या इनकम टैक्स एक्ट व्हिच इज मोर बेनिफिशियल है उसको चूज कर सकता है। और इसका एक्सेप्शन है इफ कार अंडर चैप्टर 10A अगर वो अप्लाई हो रहा हो बेनिफिशियल नहीं है एसएससी के लिए तो भी वो अप्लाई होगा। नॉन रेसिडेंट से DPAA उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट की होगा। इस केस में रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा, दो मेथड है इसमें। एक्सेम्पशन मेथड की पूरी इनकम एक्सेम्प्ट हो जाएगी एक कंट्री में, एक क्रेडिट मेथड है कि दोनों कंट्रीज में टैक्स होएगा पर एक में उसको क्रेडिट मिल जाएगा। उसका एग्जांपल ये है, मिस्टर इज अ रेसिडेंट इंडिया फॉर FY 24-25, उसने इंडिया में 10 लाख की सैलरी ली है और 5 लाख की यूके में, और यूके में उसका 75,000 का टैक्स लगा है।
इंडिया और यूके का एग्रीमेंट है डबल, तो DTAA में अलाउइंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो उसमें नई स्कीम में टैक्स पे करें। तो इंडिया में टोटल इनकम हुई इसकी 15 लाख, 10 लाख इंडिया की, 5 लाख बाहर की, तो टोटल टैक्स उसका बना 1,56,000। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, तो 156 का प्रोपोर्शन कर लेंगे 5:15 में, तो 52,000 का आ जाएगा। तो टैक्स रिलीज कैलकुलेट में होगा, टैक्स उसमें यूके में 75,000 का पे करा, पर इंडिया में उसे इनकम का 52,000 पे करा, तो उसे इंडिया में 52,000 की रिलीफ मिल जाएगी। तो नेट टैक्स जो इंडिया में पे करेगा वो 156 माइनस 52, तो 1,04,000 का आएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 98, adoption by central government of agreement between specified association for double taxation करनी। This section last section की तरह सेम ही है, बस इसमें गवर्नमेंट की जगह कोई स्पेसिफाइड बॉडीज हो सकती है, एसोसिएशंस होती है, वो एग्रीमेंट कर लेगी एक दूसरे से अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 91, कंट्रीज विद नो एग्रीमेंट, जिनका DTAA का एग्रीमेंट होता, तो गवर्नमेंट की तरफ से यूनिलैटरल रिलीफ देगी फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। ये अप्लाई किसको होएगा? ऐसी यूजर रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी इनकम अक्रॉस अराइज हो रही आउटसाइड इंडिया, इसमें टैक्स पे कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, इनकम मस्ट नॉट बी टू अक्रॉस अराइज इन इंडिया। That India has how many DTAAs? Guesswork means how many DTAAs does India has? Someone said 92. Does India has DTAA with Pakistan? Why? Have you ever seen? India has a limited DTAA with Pakistan. That's a limited DTAA, contains very limited clauses, around 8 to 10 clauses only. Otherwise, in a standard or a comprehensive DTAA, there are generally 32 to 33 articles, which covers a hell lot of incomes distribution between India and the other contracting state. So India has more than 90 DTAAs. It's a very global and a very wide network. Most of the countries, developing countries, India has DTAA. And whenever there is an application of a DTAA, DTAA applies in which condition? Does in my case a DTAA applies? When will a DTAA apply? If income is earned by a non-resident, because I am a resident, I am not earning income out of India. Therefore, DTAA has no application in my case. But if a non-resident earns income from India, or even if a resident earns income outside India, then it's important even to check the provisions of the DTAA, that how that DTAA is taxing it, right? And since there are so many DTAAs and each and every DTAA is based on some models, because it's an agreement between India and the other country, right? So it's an international agreement. Both the countries have to honor that agreement because it has been signed by the sovereigns of both the countries, right? So there are provisions in DTAA and provisions of the Act, whichever is more beneficial to the assessee will apply, right? Now, just I'll share the insight on DTAA that there was a Mauritius rule. India has a DTAA with Mauritius, and in Mauritius, somewhere till I think 2017 or till 2018, any FDI that was coming from Mauritius or even from Singapore was, and whenever an FDI comes, shares are allotted by an Indian company for that FDI investment. The foreign shareholder gets those shares, thereafter transfers the shares, then whatever capital gain that was arising on the transfer of shares to that foreign shareholder, or the investment that was made up to 2017 or 2018 was not chargeable to tax in India. You know why?
because the DTAA had a provision that the gains which were arising on this transfer will only be chargeable to tax in Mauritius. India did not have the right to tax that capital gains. And then a notification came in, the Indian government came into play. Indian government negotiated the DTAA again with the government of Mauritius. Amendments came in into the India Mauritius and the India Singapore DTAA. Thereafter, India also got the right to tax the capital gains. Now, if the shares are acquired after that particular date, after the amendment has been made in the DTAA, then any capital gain which are arising on those transfer of the shares will be charged. Will India will also have a right to get a pie in the tax of the gains that that company makes. So this was called a famous Mauritius route, from where most of the FDI came in till that time. Right. So DTAA has a very vast implication. It's itself a big, practice area of international taxation का भी application है. कौन सा section govern करता है? केवल section 90 है जो कि इसको govern करता है. Can section and इसमें एक और एक analogy है. There's a Supreme Court decision in case of Azadi Bachao Andolan, which said that section 4 and 5, the basic charging sections of the Income Tax Act, are even subject to the section 90. That means that even if charging section 4 and 5 gives India a right to tax a particular income, but if the DTAA does not give that right to India, then India will not get a right to tax it. Because section 4 and 5 starts with us with the line that's subject to the other provisions of the Act and income. So subject to the provisions means that section 4 and 5 is even subject to section 90. The 90 does not give India the right to tax a particular income. India cannot claim a tax right on that income. So even DTAA has superiority over the domestic provisions of the law. सेक्शन 91 में रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया अगर दोनों कंट्रीज के बीच में DTAA का अग्रीमेंट दिए तो रिलीफ विल बी इंडियन टैक्स तो इंडियन इनकम पे एवरेज टैक्स रेट निकालेगा फॉरेन कंट्री की एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे तो उसके टैक्स कर रहे हैं और दोनों से जो भी लोअर होगा उसको डबल टैक्स इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए मिस्टर एक्स है रेसिडेंट इंडिया का उसने 10 लाख की इनकम करी इंडिया में और 2 लाख की कंट्री सेल में तो और उसने 30,000 का टैक्स दिया है सेल में तो टोटल इनकम हुई उसकी 12 लाख तो इंडिया में टैक्स लगा उसका 83,200 का तो टैक्स रेट इंडिया में आई उसकी 6.93% और फॉरेन कंट्री की रेट आई 15%. तो जो लोअर रेट है वो इंडियन टैक्स रेट है 6.93 तो उसको डबल टैक्स इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख into 6.93 आया अपना 13,866 उसका रिलीफ मिल जाएगा उसे सेक्शन 91 में है तो नेट टैक्स उसे 69,334 का देना पड़ेगा. Next section is 111A, tax on short-term capital gains in certain cases. This section का अपना होता है सेफी टोटल इनकम में कोई इनकम में short-term capital assets अराइज हुई है. Assets की definition में आ जाता है equity shares in company, equity-oriented mutual funds or business trusts. This section is on after 110/24 और STT अप्लाई हो रहा है सेक्शन पे और ट्रांजैक्शन में. So tax rate is 20% on and after 23rd July जो अभी अमेंडमेंट है तो कैंपस के ऊपर सेस और सरचार्ज भी लग जाएगा. Relate to individual और HUF और इंडिविजुअल बेसिक एग्जेम्पशन की इसमें सेट ऑफ कर सकता था अगर बेसिक एग्जेम्पशन में कुछ शॉर्टफॉल आया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ कर सकता और बचे हुए गेन पे 20% से टैक्स दे सकते हैं. तो इसे एग्जांपल ले लेता अगर बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख है और शॉर्ट टोटल इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 2 लाख और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का तो बेसिक एग्जेम्पशन में 50,000 का जो शॉर्टफॉल आया है उसे कवर कर लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बचे हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 50,000 उस पे टैक्स देना पड़ेगा तो 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा उसे. एसटीटी वाली कंडीशन में स्पेशल केस में अप्लाई किया अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में जो भी कॉमन स्टॉक एक्सचेंज उस पे हो रहा है और पेमेंट फॉरेन करेंसी में तो एसटीटी वाली कंडीशन रिक्वायर्ड थी और टैक्स 20% ही एप्लीकेबल होगा. सेक्शन की रिडक्शन चैप्टर 6 वाली मिलती की एटीसी और एटीडी वाली रिडक्शन आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते
जो भी डिडक्शन हुई वो पहले टोटल इनकम में से शॉर्ट टर्म कैपिटल की डायरेक्ट पे ही कैलकुलेट हुई और रिबेट अंडर 87A वाली जो रिबेट अभी लिखी थी वो भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट सेक्शन इज 1.2 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस सेक्शन का अप्लाई होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस फंड्स, क्योंकि ये सारी चीजें अगले सेक्शन में कवर है 1.2A में। तो इस सेक्शन में क्या कवर होगा? लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड, बॉन्ड, डिबेंचर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन शेयर्स और एनी अदर कैपिटल एसेट। तो टैक्स रेट क्या अप्लाई होगी इसमें? बिफोर 23 जुलाई 20% टैक्स रेट है इंडिविजुअल और HUF और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है। अपॉन और आफ्टर 23 जुलाई 24 टैक्स रेट इज 12.5% और इसके अलावा सरचार्ज और सेस लगेगा। इंडिविजुअल और HUF को इसमें रिलीफ है बेसिक एक्सटेंशन का, मतलब वो सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इसमें एडजस्ट कर सकते हैं बेसिक एक्सटेंशन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एक और रिलीफ है इंडिविजुअल और HUF का, सिर्फ लैंड या बिल्डिंग या दोनों की केस में। अरे इतनी बातें करनी होती थी मैं विकास जी कृति जब से बैठे हो तुम कंटिन्यू बातें कर रहे हो। की बार आवाज आई तो क्लास से बाहर जाओगे सीधा। लैंड बिल्डिंग या दोनों है और वो एक्वायर करी 23 जुलाई 24 से पहले और सेल होगी उसकी 23 जुलाई 24 के बाद। उसके पास ऑप्शन है कि वो दोनों कैलकुलेट कर सकता है 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जिससे उसको बेनिफिट होगा उसमें टैक्स पे कर सकता है। पर अगर इंडेक्सेशन से उसे लॉस आ रहा है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज क्या है? Before 23 July 20% और indexation का benefit available है उसमें, on और after 23 July 12.5% है। उसके अलावा सरचार्ज और सेस applicable है। नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए on unlisted shares and securities before 23 July 10% without indexation benefit, on and after 23 July 24 it's 12.5%। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को हो रहा है उसमें before 23 July 24 20% with indexation benefit, on or after 23 July 12.5% और इस पे सरचार्ज और सेस applicable है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने लैंड खरीदी अप्रैल 2005 में फॉर 5 लाख और उसे दिसंबर 2024 में बेची फॉर 25 लाख। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं कैसे कैलकुलेट होगा? ये इंडेक्सेशन चार्ट दे रखते हैं। अगर इंडेक्स कॉस्ट निकाले तो 5 लाख का अगर इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे तो 3,51,282 का इंडेक्स वैल्यू, तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 9,48,718। उसमें टैक्स बन रहा है 20% के अकॉर्डिंग 1,89,744। तो और नॉर्मल रेट देखे तो अपना कैपिटल गेन हुआ 20 लाख में, उसमें 12.5% से 2,52,000 का टैक्स बनता है। तो इंडिविजुअल है और इसने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी, तो इसको पास ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन इसको इसीलिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्सेशन से पे करें या नॉर्मल 12.5% से पे करें। इसमें इसको बेनिफिट हो रहा है कि इंडेक्सेशन वाला टैक्स पे करे तो 1,89,744 पे करेगा। इसमें भी सेम है कि डिडक्शन चैप्टर 6 वाली नहीं मिलती और डिडक्शंस अलाउ होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट करने की आती होगी मतलब हटाने का टोटल इनकम में से, और रिबेट 87 वाली इसमें अलाउ हुई है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट सेक्शन इज 1.2A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट। तो इसमें अप्लाई होता है सेक्शन से इक्विटी शेयर्स पे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के होते हैं जो भी म्यूचुअल फंड अपनी 65% ऑफ इनकम और 65% ऑफ टोटल AUM इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें STD अप्लाई होना चाहिए
on acquisition of shares or on sale of mutual funds. STD का exception सेम है, कर वाले केस में सिर्फ की ट्रांजैक्शन में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है IFSC में और फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें STD वाली कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टैक्स रेट जितनी अप्लाई होगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा का है तो टैक्स रेट बिफोर 23 जुलाई 24 होगी 10% और उसके बाद से 23 जुलाई 24 के बाद से 12.5% होगी। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ होती है। इसमें बेसिक एक्सेम्पशन से एडजस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ अपनी इनकम। अगर बेसिक एक्सेम्पशन में शॉर्टफॉल आ रहा है तो उससे एडजस्ट हो सकती है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डिडक्शंस और रिबेट इसलिए सेम है दोनों सेक्शन की तरह की डिडक्शंस की मिलेगी चैप्टर 618 और डिडक्शंस वो अलाउ होएगा सिर्फ एडजस्ट करने का टोटल इनकम इसे और रिबेट भी मिलेगी इसमें 87 नहीं वाली। ये कंपैरिजन है कि ओल्ड स्कीम में क्या लगता था टैक्स और जो नया प्राइम फैक्ट आया उसमें क्या होएगा। तो ओल्ड स्कीम में पहले 111A पे 15% टैक्स लगता था, उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं था और अब 20% रेट हो गए और अभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। 112A में पहले 10% का टैक्स लगता था ओवर 1 लाख ऑफ इनकम और इंडेक्सेशन भी था, अब उसमें 12.5% कर दिया और 1.25 लाख के ऊपर जो इनकम होगी उस पे ही टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं। 112 पे अदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड और इन सब पे 20% रेट थे और इंडेक्सेशन का बेनिफिट था, अब उसमें रेट कर दिए 12.5% और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं। So इसमें जो 112A है, 112A, now there's a question that so these startup companies, right? All these startup companies, the promoters of the startup companies, they all have equity stake in the company. Now, a startup gets an IPO, वो अपनी company को list कर रहा है on the stock exchange. And that promoter is offloading a certain percentage stake by way of an offer for sale OFS, and the company will thereafter get listed on the stock exchange. So whether that promoter is holding those shares and now is offloading the stake through an IPO, क्या उसके ऊपर जो gains arise होंगे उसको, because it would be a long-term capital gain, whether that would be exempted under 112A up to whether that will be covered under 112A or not. Because the condition है that at the time of acquisition or at the time of sale, you have to pay STT, Securities Transaction Tax. तो जब आप secondary market के अंदर कोई भी purchase और sale करते हो, then in the contract note कोई भी broker से मिलता है उसमें तब already STT charge होता है. So if you have that long-term capital gain, total लग जाएगा 112. But when a promoter offloading a stake by an IPO, तो उस केस के अंदर जब एक्वायर करे होते हैं शेयर्स तब तो एसटीटी पे नहीं होता, और जब सेल करेगा I'm not sure होता है नहीं होता, but I think at that point in time STT उसके ऊपर लगता है. Then one of the condition is that at the time of acquisition STT पे नहीं हुआ, तो क्या सेक्शन 112A का एप्लीकेबल होगा उस ट्रांजैक्शन पे या नहीं होगा? Any guess? When you say 112 applicable होगा, that means जो भी उसको कैपिटल गेन आ रहा है उसके ऊपर टैक्स आएगा. As it is टैक्स लगेगा, इवन इसके अंदर रेंज है 1.25 15% की up to 1.25 तो एग्जाम है और उसके ऊपर है 12.5. तो इसके अंदर एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4 which says that the central government may by notification in the official gazette specify the nature of acquisition in respect of which
provisions of subclause A, clause 3, subsection 1 shall not apply. So, ये जो notification इसमें central government ने issue किया हुआ है, that's a very lengthy and very difficult to understand notification. उसमें exception के लिए exception दिए हुए हैं, उसके अंदर ये तरफ से निकल के आता है that in such kind of a scenario, when a promoter is offloading a stake through an OFS while getting an IPO onto the market, in those cases, promoter will still get the benefit of 112 उसके ऊपर जो भी उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अप टू 1.25 लाख नहीं लगेगा टैक्स, ओवर एंड अबव के ऊपर 12.5% लगेगा. So this is what that notification has come up with. Section 113, tax in case of block assessment of search cases. This section applicable है कि कोई block assessment हुआ है section 132 search and seizure भी, या 132 है requisition of books of accounts. तो tax rate तो अभी undisclosed income से block period के लिए 60% tax rate है, उस पे surcharge of cess applicable है, तो maximum rate हो सकती है 78%. Thank you. That was from my side. Now Arifin will begin. All of you, myself Aditya Mittal, and I am covering the taxation of foreign entities in India. So let's start from section 115A. So 115A talks about the income that was received by the foreign resident, non-resident or foreign company by the way of dividend, interest, या royalty, या interest on dividend, royalty या fees for technical services, उस पर क्या taxation होगा. तो first dividend. तो अगर किसी भी फॉरेन नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को डिविडेंड रिसीव होता है अदर देन डिविडेंड जो कि 115O के अंदर है, तो उस पर 20% टैक्स रेट लगेगी. अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को किसी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न से अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी लोन जो उसने दिया है गवर्नमेंट या किसी भी इंडियन कंसर्न को, तो उस पर 20% टैक्स है. या फिर उसको इनकम रिसीव होती है फ्रॉम एनी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उस पर भी 20% टैक्स रेट है. अब कुछ स्पेशल टैक्स रेट है, जैसे अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो कि सेक्शन 1047 में डिस्क्राइब है और उनके अंदर टीडीएस कटता है 194 LV के अंदर, तो उस पर 5% टैक्स रेट है. या फिर अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने लोन दिया है किसी भी इंडियन कंसर्न या इंडियन कंपनी को इन फॉरेन करेंसी अंडर द लोन एग्रीमेंट जो कि हुआ है बिटवीन 1/7/2012 से 30/6/2023, या फिर अगेंस्ट एनी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अप टू जो कि हुए 30/6/2023 तक, या अंडर द बाय इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बिटवीन 1/10/2014 से लेकर 30/6/2023 तक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, उस पर 5% लगेगा. अब अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है अगेंस्ट एनी RTB जो कि IFSC स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो और अगर वो इशू है बिटवीन अप टू 30 जून 2023 तक, तब उस पर 4% लगेगा. अगर 30 जून 2023 के बाद हुआ है तो उस पर 9% है. अब इसमें एक होता है कि अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रस्ट और बिजनेस ट्रस्ट को वो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है उसकी SPV से. SPV वो होती है जिसके अंदर उस बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो बिजनेस ट्रस्ट को रिसीव होगा SPV से वो उसके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगा. लेकिन जब बिजनेस ट्रस्ट उसको अपने यूनिट होल्डर को देगा तो उसके हैंड्स में वो टैक्सेबल होता है. तो अगर यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट है तो उसके हैंड्स में 5 या 10% टैक्स लगता है इंटरेस्ट या डिविडेंड पे. अब अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी का रॉयल्टी रिसीव होती है, यानी अगर वो कोई राइट टू यूज असेट ट्रांसफर करता है और उसके अगेंस्ट उसको रॉयल्टी मिलती है तो उस पर 20% टैक्स रेट है. और सेम विथ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. बट अब इसमें यह है कि अगर उस फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट का PE यानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसके नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी, मतलब उसकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस होकर उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा. बट अगर PE इंडिया में नहीं है तो उस पर 20% टैक्स रेट लगेगी. अब जो भी इनकम कैलकुलेट होगी, अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अगर उसकी टोटल इनकम में सिर्फ 115A वाली ही इनकम है तो उस पे ना उसको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा ना PGPP वाली सेक्शन 28 to 44C वाली डिडक्शन मिलेगी. सेकंड, अगर
उसकी टोटल इनकम में सिर्फ 115A वाली इनकम है और उस पर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो उसको 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉरेन कंपनी है टेक ग्लोबल, यूएस बेस्ड है। इसने FY 24-25 में ये फॉलोइंग इनकम अर्न की है। डिविडेंड 50 लाख का है, इंटरेस्ट 30 लाख, इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से 20 लाख का, रॉयल्टी 40 लाख और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 25 लाख। अब डिविडेंड पे 20% टैक्स एप्लीकेबल है, तो इस पे 10 लाख इसको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे भी 20% है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे 5% है, रॉयल्टी पे 20% है और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे भी 10% है। तो टोटल टैक्स पेबल इसका आ गया 27,50,000। अब इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीपीबी वाले जो 28 to 40C से है। इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उसने उसका टीडीएस कट चुका है ऑलरेडी इनकम पे। ये जो सेक्शन है 115A, इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी है इस सेक्शन के ऊपर, इसकी इनकम टैक्सेशन के ऊपर, कि द कंट्रोवर्सी इवन वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट, राइट? So it's a question for you that एक नॉन रेजिडेंट है फॉरेन कंपनी है जिसको रॉयल्टी या एफपीएस की इनकम आई, राइट? अंडर द डोमेस्टिक लॉ अभी आपने पढ़ा दैट इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। बट उस एंटिटी ने टीआरसी दे दिया, दे दिया, नो पी सर्टिफिकेट दे दिया, and basis that under the relevant DTAA assume that it is Australian entity. In the Australian DTAA, the tax rate which is mentioned on royalty and FPS is 15%. So I am a payer of income. I am an Indian company. I am the payer of income. मेरे को TDS करना है, मेरे पास TRC है, no PE है, 10F है, सब कुछ है. So which rate will I apply? 20% or 15%? Which rate? Act में rate है 20%, DTAA में rate है 15%. Whichever is more beneficial ना. अभी तो बड़ा section 90. तो DTAA की rate है 15%. मैंने 15% से withhold कर लिया and the income is chargeable to tax at the 15%. तो क्या वो फॉरेन एंटिटी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है इंडिया में? Any guesses? Yes, no. Yes, रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या नो? ये तो बड़ा रिटर्न की फाइल करनी है, नहीं करनी? ये करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? तो उसका टीडीएस हो गया, उसको फिर से पढ़ो सेक्शन को, वापस करेंगे। केवल ये इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है। क्या कहता है सेक्शन? The return is not required to be filed if the tax is deducted under the provisions of this section, which is 20%. TDS किसमें क्या करना है? रेट कौन सी लगाई? DTAA वाली। देखो एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस से अगर होता है, then the central government says that देखो 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस का टैक्स चाहिए, फॉरेन कंपनी ने दे दिया, वो रिटर्न फाइल करे, जी करे, धामी में जाए, तो कोई मतलब नहीं, मेरे पास टैक्स आ गया, तो रिटर्न मत फाइल करो। लेकिन अगर आपने 20% जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उससे कम टैक्स दिया बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ DTAA, यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। उससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहेगी, इसकी स्क्रूटनी हो सकती है, वो चेक करेंगे कि क्या वो एलिजिबल था भी या नहीं था DTAA बेनिफिट लेने के लिए, नेचर ऑफ इनकम सही है या नहीं है, 15% की रेट सही है या नहीं है, कौन सी इनकम है कौन सी नहीं है। That's why the provision says if 20% plus applicable surcharge से TDS कट गया तभी रिटर्न फाइल नहीं करनी है, अदरवाइज करनी है, राइट? एंड इसके अंदर जो अभी 21 और 22 के अंदर there was a Supreme Court decision in the case of engineering analysis जो कि सॉफ्टवेयर रॉयल्टी टैक्सेशन के ऊपर था। ये डिबेट चल रही है चल रही थी from last 15, 16, 17 years. The litigation went up to the Supreme Court. सॉफ्टवेयर रॉयल्टी टैक्सेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर रॉयल्टी इनकम होती है, वो चार्जेबल टू टैक्स है। रॉयल्टी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट में। नहीं नहीं,
रॉयल्टी की डेफिनेशन किधर है? सेक्शन 2 में, 2 में सारी डेफिनेशन होती है, तो रॉयल्टी की भी होगी, बट वहां नहीं है, किधर है? सेक्शन 9(1)(6), royalty, income deemed to accrue or arise in India. That is royalty definition. That's a very big definition, right? Now, उसके अंदर explanation 2. इसमें लिखा for the purpose of this clause, royalty means consideration for transfer of all or any rights, including granting of a license in respect of a patent, invention, model, design, secret formula, process, trademark, similar property, imparting of any information concerning the working of any patent, invention, model, design, blah blah blah. इसमें 6 clauses हैं. It's that big definition of a royalty. अब debate क्या हुआ which went up to the Supreme Court is that ये जो softwares होते हैं, right? Software taxation royalty के नाम से copyright versus copyrighted article. This is a classic language. कभी तुम search करोगे, decision पढ़ोगे, तो उसके ऊपर यही debate. क्या debate था? एक non-resident है, assume करो Microsoft. उसके software है इतने सारे, हर जगह चल रहे हैं. Microsoft has sold licenses in India. ठीक है, कैसे दिए? Because Microsoft का जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है, उसका राइट टू यूज किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया. Copyrighted article. Copyrighted article means जो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे Office 365 है या Microsoft Windows है, उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोडक्ट की होती है, वो पूरा सॉफ्टवेयर का कोड होता है, राइट? अब वो सॉफ्टवेयर का कोड और वो प्रोडक्ट की Microsoft ने बोला कि राजस्थान के अंदर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता हूँ, इसको ये मैंने एक end user license agreement और एक distributorship agreement enter किया that for राजस्थान जो भी requirements आएगी for purchase of Windows वो तुम्हारे थ्रू ही रूट होगी. I will not deal directly, you are my distributor in Rajasthan. तो जो वो purchase करता है, so the distributor purchases software from Microsoft and then distributes it to everyone in Rajasthan. अब वो distributor ने जो software खरीदा Microsoft से, Indian government बोल रही थी कि Microsoft has transferred the copyrights into that software to the distributor and therefore वो royalty है, चाहे आप DGWA पढ़ो या Income Tax Act पढ़ो, that is a royalty and therefore that income is chargeable to tax in India. But taxpayer, the Microsoft argument was that कि no royalty केवल वो भी tax होगी इंडिया में if there has been a transfer of a copyright. मीन्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने ये राइट दिया होता कि वो जो मैंने एक कॉपी दी थी उसको वो रिप्रोड्यूस करके मल्टीपल कॉपीज बनाए और फिर पूरे राजस्थान में बेचे, then I would have given the right to the distributor to make copyrights of that, to make copies of that copyrighted article. तभी royalty. So there is a very fine distinction between the two. Try and understand. Copyrighted article दिया मैंने. Microsoft का जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी यूएस में कॉपीराइटेड है, उसके पेटेंट्स फाइल है. माइक्रोसॉफ्ट ने उसका राइट या लाइसेंस या उसका सोर्स कोड कभी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दिया. उसने बोला मैं सारा प्रोडक्ट बाहर बनाऊंगा, मैं तुम्हें सीडी, पेन ड्राइव या इंटरनेट मीडियम के थ्रू सॉफ्टवेयर दूंगा और एक प्रोडक्ट ही दूंगा. सो व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटर हैज बॉट इज ओनली द कॉपीराइटेड आर्टिकल, not the copyright to reproduce the software again and again or to make the multiple copies of the software to distribute in India. This litigation went up to the Supreme Court and Supreme Court finally said that yes, Microsoft is not liable to pay tax in India because उसने royalty की income नहीं कमाई है, उसने तो product बेचा है और उसकी income तभी इंडिया में टैक्स होती है जब उसका permanent establishment इंडिया में होता. So it is not royalty. Therefore, royalty की definition नहीं लगती है. Indian US GDP का आर्टिकल 12 है वो भी नहीं लगेगा. It is a business income और business income कब टैक्स होती है? There is a permanent establishment in it. तो जो 115A सेक्शन है ये है तो इतना छोटा सा, बट उसमें जो दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस वो इतना वास्ट यूज हुआ है दैट ऑन दिस सेक्शन रॉयल्टी एंड एफपीएस के ऊपर द लिटिगेशन वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन टैक्स होगा या नहीं होगा. So now start section 115EB. सेक्शन 115EB ये बोलता है अगर कोई भी ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो कोई भी फंड या इंस्टीट्यूट जो कि फॉरेन लॉ के अंदर आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश है और उसने
किसी भी इंडियन पीएफआई म्यूचुअल फंड के साथ अरेंजमेंट करके, और वो अरेंजमेंट सेबी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पे जो उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर 10% टैक्स लगेगा। और उनके ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन होता है उस पर 12.5% लगेगा, अगर वो 23 जुलाई 2024 के बाद है, और उससे पहले तो 10% लगता है। इसमें भी सेम है कि वो 28 to 44 वाले डिडक्शंस नहीं मिलेंगे और चैप्टर 6 से वाले नहीं मिलेंगे, अगर उसकी टोटल इनकम में सिर्फ इस सेक्शन के अंडर इनकम है। इसका एक एग्जांपल है, एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी डिविडेंड इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख और 20 लाख, तो डिविडेंड पे 10% लग जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 12.5, तो टोटल टैक्स पेबल इसका 3 लाख हो गया। अब सेक्शन 115 AC, टैक्स ऑन बॉन्ड एंड जीडीआर रिसिप्ट। अब जीडीआर होता क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर किसी भी इंडियन कंपनी को फॉरेन मार्केट में या बाहर की कंट्रीज में अपने शेयर्स ट्रेड करवाने हैं, तो वो डायरेक्टली वहां के मार्केट में लिस्ट नहीं करवा सकती, उसको एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू करवाना पड़ता है, जो कि कोई भी डिपॉजिटरी बैंक होता है वहां का। फॉर एग्जाम्पल अपन जेपी मॉर्गन लेते हैं, अगर एक इंडियन कंपनी को अपने शेयर लिस्ट करवाने हैं, तो जेपी मॉर्गन है जो दोनों कंट्रीज में ऑपरेट करता है, तो वो जो इंडिया में जो ऑपरेट करता है उसके पास अपने शेयर्स रखवा देगा, वो ऐसे एजेंट उसको होल्ड करेगा, और जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो उस कंट्री में डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है, जो वहां के लोग अपनी वहां की होम करेंसी में उसको परचेज सेल करते हैं। उसी डिपॉजिटरी रिसिप्ट को अपन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अगर यही चीज अमेरिका में होती है तो वहां पे एडीआर बोलते हैं, अदर्स कंट्री में उसको जीडीआर बोलते हैं। तो अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को बॉन्ड्स या जीडीआर पे कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम हो रही है, तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, और उनके ट्रांसफर पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 12.5 लगेगा, अगर वो 23 जुलाई 2024 के बाद है। इसमें भी सेम है, अगर इसी सेक्शन के अंडर उसकी इनकम है टोटल इनकम में, तो उसको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और हाँ, और इसके कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको और इस पे अगर टीडीएस कट चुका है तो वो रिटर्न भी नहीं फाइल करनी। इसका एग्जांपल है मिस्टर एलेक्स, एक नॉन रेसिडेंट है, उसने एक इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए फॉरेन करेंसी में, और जीडीआर परचेज किए, तो उसको 4 लाख रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 1 लाख का डिविडेंड और 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे 10% लग जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5, तो टोटल टैक्स पेबल उसका 70,000 हो गया। नेक्स्ट सेक्शन 115 ACA, टैक्स ऑन जीडीआर। जो हमने पहले पढ़ा था वो नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी पे था, ये है रेसिडेंट पे। अगर कोई भी रेसिडेंट एम्प्लॉय है, वो एक ऐसी कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम करती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उस कंपनी के स्कोप के अंदर उसको अगर जीडीआर अलॉट होते हैं, और उन जीडीआर पे उसको कोई इनकम या डिविडेंड होती है, तो उस पर 10% टैक्स रेट लगेगी, और उनके ट्रांसफर पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 12.5%। इसका एग्जांपल, मिस्टर राज एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एक इंडियन आईटी कंपनी का एम्प्लॉय है, जिसमें उसको इसॉप स्कीम के अंडर जीडीआर मिले थे। उस जीडीआर पे उसको 1,50,000 का डिविडेंड मिला था, और उनके ट्रांसफर पे 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। तो डिविडेंड पे 10% लग जाएगा 15,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% 25,000, तो टोटल टैक्स पेबल उसका 35,000। अब टैक्सेशन ऑन FII 115 AD, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर कोई भी FII, अब इसमें एक 115 A में ये था कि अगर कोई भी FII रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड के अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव करता है, तो उसमें 5% से टैक्स लगेगा। बट इसमें ये है कि अगर FII अगर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और उसके अगेंस्ट अगर डिविडेंड या इनकम रिसीव होती है उसको, तो 20% के अंदर लगेगा, तो 20% टैक्स रेट लगेगी। और अगर उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 30%, अगर वो 111A वाला है तो 20%, और लॉन्ग टर्म पे 12.5% अगर वो 23 जुलाई 2024 के बाद है। इसमें एग्जांपल, एक ABC ग्लोबल फंड है जो कि रजिस्टर्ड FII है, तो उसको ड्यूरिंग द ईयर 24-25 ये 6 लाख का इंटरेस्ट इनकम हुआ है, 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंटरेस्ट पे उसका 5% लग जाएगा, अगर वो रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड के अगेंस्ट है, नहीं तो 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% और लॉन्ग टर्म पे 12.5%। इसमें चेंज हो जाएगा। फिर टैक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉफिट 115B,
अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से इनकम होती है इंडिया में तो उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। इसमें एग्जाम्पल, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको इंश्योरेंस बिजनेस से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और अदर इनकम उसकी 2 लाख की है, तो इस पे 12.5% लाइफ इंश्योरेंस प्रॉफिट लग जाएगा, 1 लाख का टैक्स पेबल हो जाएगा और अदर इनकम पे 30% तो 60,000। अब टैक्सेशन ऑन सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज 115 BA। इसमें कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अगर वो सेटअप हुई है 1 मार्च 2016 के बाद, तो वो इस सेक्शन के अंडर 25% से टैक्स पे कर सकती है। बट उसको इस सेक्शन के आने के लिए उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जो वो इनकम कैलकुलेट करेगा उसमें सर्टेन डिडक्शन और एक्सेम्पशन डिसअलाउ होंगे, जैसे सेक्शन 10AA वाला, जिसमें वो अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उसके प्रॉफिट्स को उस पर डिडक्शन मिल जाता है उसको। और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और सेक्शन 33 AB और ABA के अंदर नहीं मिलेगा। और अगर वो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देता है तो उसके अंदर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर जो सेक्शन 35 AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं जिसके अंदर अपन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे अपन को डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। 35CCC वाला नहीं मिलेगा और 35CCD में नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6A का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस 80CCA का मिल जाएगा, जिसमें अपन को अपन कोई भी न्यू एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उस पर अपन को उसकी सैलरी पे डिडक्शन मिलता है। कंपनी कोई भी जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं या फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है उनको उनका बेनिफिट भी नहीं ले सकती। एक एग्जांपल है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2016 को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ये। उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 40 लाख आ रही है, जिसपे फ्लैट 25% टैक्स लग जाएगा, 10 लाख रुपए। अब सेक्शन 115BAA, जो अपन ने पहले सेक्शन पढ़ा था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए था, ये सबके लिए है। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी चाहे तो 22% से टैक्स पे कर सकती है, उस पर एडिशनल 10% सरचार्ज और 4% HEC लग जाएगा, तो नेट टैक्स 25.168 लग जाएगा। इसमें भी वही कंडीशंस है जो इनकम कैलकुलेट करते टाइम, जो ये सर्टेन डिडक्शन डिसअलाउ होते हैं 10AA वाले, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले, स्पेसिफाइड बिजनेस वाले, साइंटिफिक रिसर्च वाले। बस इसमें जो 80 चैप्टर 6 की डिडक्शन है उसमें 80M का भी डिडक्शन मिल जाएगा उसको। उसमें भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का वो फायदा नहीं ले सकती। फिर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, सेट ऑफ लॉसेस में डेप्रिसिएशन। हाँ, और ये अगर इस सेक्शन के अंदर कंपनी एक बार आ गई तो फिर वो आगे से विड्रॉ नहीं कर सकती। सेक्शन 115BAB, ये न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज के लिए लाया गया था। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2020 से, और उसने 1 अक्टूबर 2019 से, एंड उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है 31 मार्च 2024 तक, तो वो सेक्शन के अंदर 15% टैक्स पे कर सकती है। बट इसमें कुछ कंडीशंस है सेक्शन के अंदर आने के लिए, कि जो न्यू कंपनी बनी है वो किसी पुराने बिजनेस से स्प्लिट होके नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे सेक्शन लाया गया था उस टाइम पे कई कंपनी ऐसा कर रही थी कि जिनके पुराने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस थे वो अपना कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख यूनिट बनाती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को स्प्लिट कर दिया और मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां ट्रांसफर कर दिया, तो ये नहीं चलता था। सेकेंड, इसमें हाँ, और क्या करते थे, कई बार जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करते थे और जो पुरानी मशीनरी यूज करते थे वही उस बिजनेस में यूज करते थे। तो ये प्रोविजन लाया गया कि जो आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें जो कोई पुरानी मशीन यूज हो चुकी है वो यूज नहीं होनी चाहिए। एक इसमें ये था कि अगर जो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिस यूनिट में स्टार्ट करोगे वो पहले कोई होटल या कन्वेंशन सेंटर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने पहले वो होटल था फिर उसको बंद करके उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अब इसमें टैक्स रेट क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट होगा उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट है उस पर 22% लगेगा। या फिर कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के ट्रांसफर से, उस पर 22% लगेगा। और इफ प्रॉफिट जो कि एक्सीड हो रहा है ऑर्डिनरी लेवल ड्यू टू कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के कारण, तो उस पर 30% लगेगा। अब है सेक्शन 115BAC इंडिविजुअल HF के लिए।
ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जो इस साल चेंज हुई थी। इसमें FY 24-25 के लिए स्लैब्स 3 लाख तक तो नील टैक्स था, और 3 to 7 लाख 5% था, 7 to 10 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20% और 15 से अबव 30%। बट ये FY 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। अब FY 25-26 के लिए न्यू स्लैब रेट्स आए हैं, जिसमें 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 to 8 पे 5% है, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और 24 से अबव 30%। जो FY 24-25 के स्लैब रेट्स है उसमें 7 लाख तक नील टैक्स रेट था, क्योंकि अपन को 87A के अंदर 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता था, और FY 26 में वही 87A का रिबेट 25 से बढ़ा के 60,000 कर दिया है, जिसके कारण अपन को 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसके लिए सेम लिमिट 12,75,000 हो जाती है, क्योंकि उसको 75,000 का सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अब अगर आप 115 BSc के अंदर ऑप्ट करते हो तो आपको सैलरी के केस में एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपकी कोई SOP है तो उसके अंदर 2 लाख रुपए तक का जो आप लोन लेते थे उसका डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। बट अगर डील टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी या कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें मिल जाएगा, बट आप उसको अगर उसमें लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और किसी हेड के अगेंस्ट आप सेटअप नहीं कर सकते। आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। एंड अगर आप 115 BSc से निकलना चाहते हो तो ITR फाइलिंग ड्यू डेट तक आप उसमें ऑप्शन आता है, आप चेंज कर सकते हो। एंड ये विड्रॉल एक बार ही मिलता है कि अगर आप एक बार इस स्कीम से निकल गए तो फिर 115 BSc के अंदर आप नहीं आ सकते। बिजनेस इनकम के लिए वो केवल बिजनेस इनकम के लिए इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो एवरी ईयर ऑप्शन है, ऑप्ट आउट कर सकते। अब है सो ये जो सेक्शन है 115 BAA 115 BAA में क्या टैक्स रेट है? GW में क्या टैक्स रेट है? हाँ 25, कोई 30 भी बोल रहा है। 15 भी बढ़ेगी अभी, और भी कोई बढ़ेगी? 115 BAA में क्या टैक्स रेट है? 25 इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तो बेसिक रेट है 22% प्लस सरचार्ज एंड सेस ऐड होके हो गया 25.168। LLP के लिए क्या टैक्स रेट है? 30%, राइट? हमारे पास कोई पर्सन आया टू टेक अ कंसल्टेंसी कि LLP बनाओ या कंपनी बनाओ, तो फ्रॉम अ टैक्स एंगल व्हाट विल यू एडवाइस? व्हाट विल यू एडवाइस? कंपनी में क्या रेट है? 25.168। LLP में कितना है? 31.2। केवल सेस लेते हैं तो 31.2। तो LLP में ज्यादा टैक्स है तो कंपनी बनानी चाहिए, नहीं? LLP बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? इनको लगता है कंपनी बनानी चाहिए सभी को, नहीं? ये कुछ तो बोलो यार, कंपनी या LLP? कंपनी, क्योंकि वहां टैक्स रेट 25.168 है, LLP में ज्यादा टैक्स रेट है, राइट? कंपनी में जो अज्यूम चलो एक एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीस के कंपनी का प्रॉफिट है, तो कंपनी के ऊपर कितना टैक्स आएगा? 25.168। तो 25 रुपए देगा टैक्स में, रिमेनिंग कितना? 75 कंपनी के पास। और वही LLP बनाते हैं तो LLP में टैक्स दिया 31.2, रिमेनिंग कितना होता है? 69 रुपीस हो रहा LLP के पास। लेकिन जो 69 रुपीस रहा LLP के पास किसका है? LLP के पार्टनर्स का, विच इज टैक्स फ्री।
पार्टनर्स को 69 रुपीज मिले एट एन इफेक्टिव टैक्स ऑफ 31.2। और कंपनी के केस में क्या होगा, जो 25 रुपए को गया वो कंपनी ने दिया, अब कंपनी के पास 75 रुपए बचे, कंपनी विल गिव डिविडेंड, अज्यूम करो 75 का 75 डिविडेंड दिया कंपनी ने, तो शेयर होल्डर को मिलेगा 75 का डिविडेंड, तो क्या टैक्स लगेगा लाभ रेट के हिसाब से, दिस इज अगेन 50, तो 75 का 35 लगा दो, राइट। तो नेक्स्ट फिगर कितना मिला शेयर होल्डर को, कम 50 रुपए, और वहां कितना मिल रहा था 79 69 70 रुपीज। तो क्या बेनिफिशियल है, तब एलएलपी बनाओगे या कंपनी बनाओगे, from a tax angle तो LLP बनाओगे, क्योंकि there are many other considerations also that have to be factored in के LLP बनती है कंपनी बनती है, क्या क्या considerations है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कितना लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहता है, कोई आईपीओ लाना चाहता है तो क्या एलएलपी से आईपीओ लेगा, कितना बिजनेस स्केल है, क्या प्लान्स है, पीई फंडिंग प्राइवेट इक्विटी फंडिंग उठानी है नहीं उठानी। So all these factors, other factors do come into play when a choice of company versus LLP is there. But from a tax angle, अगर आप ultimate shareholder तक का पैसा देखो या जो owner है वहाँ तक का पैसा देखो, तो LLP is beneficial versus company, because company के केस में एक additional layer of tax आता है whenever a company further distributes that money to the shareholders. Right? So 115 DAA में rate थी 25 22, 50 से ऐड करो तो 25.168। 115 DAB में क्या रेट है और 22 की है नहीं है, बेसिक रेट तो 15% है, फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द रेट इज 15%। लेकिन क्या आज की तारीख में कोई सेक्शन, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाए तो क्या वो अप्लाई कर सकता है सेक्शन, क्योंकि उसमें सनसेट आ गया, फर्स्ट मार्च 24 तक का सनसेट था उसमें। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर अप टू 31 मार्च 24 तक का प्रोडक्शन शुरू कर लेती है तो दैट कैन क्लेम 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस फी। तो अगर आज कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करेगा तो क्या टैक्स रेट लगेगी, हाँ 25, एक 30 की रेट होती है ना। और एक शेड्यूल 1 में ये भी लिखा होगा कि अगर 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होता है तो 25% की रेट होती है, और यहाँ पे 22% की रेट है। 22 लगेगी, 30 लगेगी, 25 लगेगी या कुछ और ही लगेगी, बताओ। क्लाइंट हैज कम टू यू टू आस्क द क्वेश्चन कि मेरी टैक्स रेट तो बता दो क्या है, आई एम अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 30 तो बेनिफिशियल है नहीं, जब ऑलरेडी 115 DAA में 22% की रेट है तो मैं 30 तो लगाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा यार 22% टैक्स रेट है तो 22 लगाऊंगा, DAA का 22 प्लस सरचार्ज एंड सेस लगाऊंगा तो 25.168 वो हो गया। और अगर मतलब जो 30% की रेट है वो नहीं लगेगी, और 25% की जो रेट थी, अगर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपीस वो भी नहीं लगेगी, 22.22 लगेगी प्लस सरचार्ज एंड सेस ऐड करो तो 25.166। लेकिन मैं कंपनी which is giving reduction under 10AA, तब क्या रेट लगेगी, इतना कंफ्यूजन नहीं है जितना कंफ्यूजन हमें लग रहा है, इट्स सिंपल। इतना देने का 10AA डिडक्शन, क्या सेक्शन 115 DAA लगेगा, नहीं लगेगा, एंड BAA तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा फिर, if the turnover of my company is not exceeding 400 crores, तो पिछले दो I think 2 years before वाला turnover check करते हैं, that turnover is not exceeding 400 crores, तब तो मैं बोलूंगा कि 25% plus applicable surcharge and cess,
और अगर मेरा टर्नओवर 400 करोड़ से भी ऊपर है तो तब लगेगा 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर क्या टैक्स रेट लगता होगा? करेक्ट, बिकॉज ना तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ना अगर वो डिडक्शन क्लेम भी कर रही होगी तभी 30% ऑफ बिकॉज टर्नओवर एक्सीड करेगा। और अगर वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रही होगी, व्हिच इज वेरी अनलाइकली बिकॉज ऐसा होगा नहीं, तो क्या होगा? अब तो न्यू रेट पे ऑफ कर ही सकती है। डोंट क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन, डोंट क्लेम एनी डिडक्शंस, 22% टैक्स रेट। सो मल्टीपल टैक्स रेट्स है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी बेनिफिशियल कि आज इंडिया में कॉर्पोरेट के ऊपर 25% की टैक्स रेट है। If you compare with the global peers in the US or in the UK, that rate is much higher on corporates as compared to what India is offering. That was the major reason why this 22% tax rate was introduced in the year 2019 by the tax ordinance bill. तो तब से लाया गया था, एंड आज भी काफी कंपनीज है जो कि न्यू रेट को ऑप्ट कर ही रही है 22%, बट देयर आर फ्यू कंपनीज जो कि आज भी पुरानी ही रेट पे 25% और 30% उसी के स्टक है। क्यों? क्यों स्टक है? मतलब MAT credit, correct, that's the correct answer. One reason is of course MAT credit. उस कंपनी के पास आज भी इतनी सारी MAT credit पड़ी है कि वो न्यू रेट पे नहीं मूव कर पा रही बिकॉज उसको सेट ऑफ करना है MAT credit. Second reason could be unabsorbed losses, unabsorbed depreciation, जो accumulated losses होंगे पिछले सालों के। तो इतने सारे losses पड़ रहे हैं कि जो भी इनकम आ रही है उससे सेट ऑफ हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, आज भी मूव नहीं कर पा रही है। लेकिन आज जो एक नई कंपनी अगर बनती है तो 22% is the 115 BW के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। Let's start section 115 BV, tax on winning from lotteries and games. अगर रेस, लॉटरीज, पजल, कार्ड्स गेम या फिर गैम्बलिंग, इनसे कोई भी इनकम होती है, इन पे फ्लैट 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। Tax on non-resident sports person and entertainer association. अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बाहर का है, कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर इंडिया में आते हैं और उनको कोई इनकम अर्न करते हैं तो उन पे 20% टैक्स एप्लीकेबल है। बट जो नॉन, इसमें अंपायर और जो रेफरीज होते हैं मैचेस के, वो इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होते क्योंकि उनकी इनकम डीम्ड टू बी एक्टिव इन इंडिया मानी जाती है। अब टैक्सेशन ऑन एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन वो डोनेशन होता है जिसका डोनर अपन को आइडेंटिफाई नहीं होता। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कई ट्रस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपनी जो वर्क करते हैं उसको प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और क्यूआर कोड के थ्रू डोनेशन लेते हैं। तो अब उस जितना भी डोनेशन को रिसीव होता है उसका डोनर आइडेंटिफाई नहीं होता, वो कहीं से भी रिसीव हो सकता है। तो उस केस में इस पे 30% टैक्स रेट एप्लीकेबल है। बट इसमें एक लिमिट है कि अगर आपका टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, इतने अमाउंट तक आपको ये डोनेशन मिला है तब कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा जितना भी है उस पर 30% रेट एप्लीकेबल है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्रस्ट है, उसको टोटल 10 लाख रुपीस का डोनेशन मिला है जिसमें से एनोनिमस डोनेशन 1.5 लाख रुपए का है। तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन 50,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो हायर हो गया 1 लाख। तो 1 लाख तक एनोनिमस डोनेशन चलेगा। जो एक्सेस होगा उस पर 30% एप्लीकेबल होगा। तो 50,000 का 30% 15,000 प्लस इस पे एचएससी वो टोटल नेट टैक्स पेबल हो जाएगा। थैंक यू। Hello everyone, I'm Krishna. I'll be covering the remaining sections of Chapter 12 of Income Tax Act and special provisions covered under Chapter 12A regarding the taxability of certain incomes of non-resident Indians. So let's begin with Section 115 BBE, Tax on Unexplained Income. When will it be applicable? Well, the total income of the assessee includes any income referred in Section 68 to 69D. So let's understand what types of incomes are mentioned under 68 to 69D.
Section 68 to 69D of Income Tax Act deals with unexplained income, investments, money, or expenditure, which are taxed as deemed income if not properly explained by the assessor. So the flat rate would be 60% of the flat rate would be taxable for the undisclosed income, plus 25% of surcharge, and plus 4% of cess. So effective rate comes out to be 78%. No deductions in respect of this income will be allowed. So this rate 60% was applicable from 1st of April 2017. Before 1st of April 2017, this rate was 30%. So here's the case law. Smile Microfinance Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. So इस केस में क्या हुआ था? Smile Microfinance एक NBFC है, उसने डीमोनेटाइजेशन के पीरियड के टाइम एक कैश डिपॉजिट किया था. तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसने इस कैश डिपॉजिट को अनएक्सप्लेन ट्रीट करके उस पर 78% की टैक्स अप्लाई कर दिया. तो इसमें इश्यू ये आता है कि इस पे 60% टैक्स अप्लाई होगा या फिर 30% टैक्स अप्लाई होगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि इस पे 60% टैक्स अप्लाई होगा क्योंकि असेसमेंट ईयर 17-18 में फॉल कर रहा है. और असेसी ये कहता है कि मैंने डीमोनेटाइजेशन के पीरियड पे डिपॉजिट कराया था जो कि 16-17 में फॉल कर रहा है, तो 30% ऑफ टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल. तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी? तो कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो अमेंडेड रेट है वो 1st of April 2017 से एप्लीकेबल होगी. उससे पहले के जो भी अनएक्सपेक्टेड इनकम है उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा. So let's move forward to section 115BBF. Tax on income from patent. ये जो टैक्स रेट है 60% और 50%, इसके ऊपर इतना लिटिगेशन चल रहा है इन टुडेज वर्ल्ड. जस्ट इमेजिन कि ये टैक्स 60% कर दिया था, इट वाज अर्लियर 30%. और ये क्यों किया था? बिकॉज़ डीमोनेटाइजेशन आया था इंडिया में. डीमोनेटाइजेशन केम इन नवंबर 2016. So November 16 means year ended March 17, right? So the government of India bought demonetization with the objective कि कोई भी black money अगर इंडिया में है, तो that comes into circulation, plus अगर कोई black money अगर है तो उसके ऊपर that should be punished, मतलब that should be taxed at a higher rate. So ये amendment somewhere in the month of November by way of a special ordinance लाया गया था, जहाँ पे tax rate change कर दी थी from 30% to 60%. Now, what is the reason there? For example, if I have black money, right? Or November 2016 में demonetization आया, I have a lot of unaccounted money. और मेरे को उसका क्या purpose unaccounted money का? No one will accept it. Either I will purchase goods or I have to deposit it in the bank account. Or either I have to purchase bullion and jewelry out of it. So वो जो भी amount unaccounted money होता था, वो बैंक में जमा कराया. Assume कि I deposited that entire amount in my bank account. तो मैंने 2 करोड़ का कैश जमा करा दिया बैंक अकाउंट में. ना तो डिपार्टमेंट ने मेरे को एक लेटर दिया और कहा कि 2 करोड़ रुपीस कहाँ से आए, इसका सोर्स क्या है. What would I say? मैं बोलूँगा कि मेरा अकाउंटेंट मनी था जो मैंने जमा करा दिया. What will I say? इसकी प्लानिंग करूँगा, उसका कुछ कैश बुक बनाऊंगा कि as on the demonetization date, this was 8th of November 2016, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मेरी कैश बुक है उसमें ऑलरेडी 2 करोड़ का कैश बैलेंस था, जमा करा दिया. 2 करोड़ का कैश बैलेंस कैसे जनरेट हुआ? या तो मैं कोई सेल्स दिखाऊंगा कि मैंने ये सेल्स कर दी, भले करी और नहीं करी, एक्चुअली दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट मैं बोलूंगा कि मैंने सेल करी, कैश में सेल करी, तो मैंने सेल पीएनएल में रिकॉर्ड कर ली, टैक्स तो दे रहा हूँ आपको सेल के ऊपर. दूसरा तरीका है कि मेरे कोई पास डेटर्स है, उनसे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे डेटा खड़े थे पास तक 15 साल से 10 साल से खड़े, जो पैसा नहीं दे रहे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन आया तो सबने पैसे दे दिए. अरे तो मेरे पास कैश आ गया, वो मैंने जमा करा दिया. डिपार्टमेंट से अच्छा ठीक है. सो सेल करी, दिखाओ सेल्स दिखाओ, सेल बुक लाओ, कैश बुक लाओ, स्टॉक रजिस्टर लाओ, किसको सेल करी उनका नाम नंबर लाओ, हम उनसे वेरीफाई करेंगे. ये सब कुछ चलता रहेगा.
then rate 30%. अगर मैं sale है वो, that would be taxed as per normal PGBP है. PGBP में slab लगेगा या फिर 30% भी maximum rate लेते हुए दो लगेगा. Versus the government intention was to punish the people who were having unaccounted money with a higher tax rate. That's why they introduced 60% tax rate by way of an ordinance in November 2016. अब इसी के ऊपर litigation चल रहा है that March ended March 17, which is assessment year 17-18. उसके ऊपर rates 30% लगेगी या 60% लगेगी. ये जो अभी मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है स्माइल माइक्रो फाइनेंस का, they said that this rate has been introduced with effect from 1st of April 2017, financial year 17-18, assessment year 18-19. And therefore, this 60% rate is applicable for assessment year 18-19 and not for assessment year 17-18, which is the demonetization EY. There are favorable decisions also, there are against decisions also. But I think that whenever a rate is changed and substantially it is changed from 30 to 60%, it should have a prospective effect rather than a retrospective effect. And therefore, maybe this Chennai Madras High Court decision will further be challenged before the Supreme Court, and the Supreme Court may come up with a particular decision on it. So time will tell. But इसका जो पूरा background है 30% versus 60%, वो इसलिए change किया था 115 BBE में, because 115 BBE taxes section 68, 69, 69A, B, C, D की income. 68, 69 क्या होता है, ये सब cash credits, unaccounted investment, unaccounted money, unaccounted expenditure, इन सबको tax करने के लिए लाया गया. So this is the entire story as a background for changing rate from 30% to 60%. So let's move forward to section 115 WB Act, which talks on tax on income from patent box regime. So this special tax regime for income by way of royalty from patents developed and registered in India. So it aims at promoting innovations and encouraging Indian companies to develop and patent their inventions in India. So what is patent? Patent is a legal right granted by the government to an inventor, assignee, giving them exclusive rights to make, use, sell, license and innovation for a limited period of time. So first condition, its applicability. The assessee shall be resident in India. The patent must be developed and registered in India under Patents Act. So here development means 75% of the total expenditure shall be incurred in India. So income shall be by way of royalty from patents. No deductions are permitted in respect of such income, and flat rate of 10% is taxable. So here's a question. Technova Private Limited, an Indian research and development company, developed and patented a medical device in India. It licensed the patent to US company, receiving rupees 2 crores as upfront royalty and rupees 8 crores as sales-based royalty. Financial year 24-25. Also incurred 2 crores of expenditure in respect of such income. Can the company claim the benefit of section 115 WBF? So let's discuss. First condition was resident in India. Yes, Technova Private Limited is an Indian company. Income is royalty. So this condition is also satisfied. Patent is developed and registered in India. So Technova qualifies for section 115 WBF. If yes, compute the tax and also compare with normal tax treatment. So if Technova opts for section 115 WBF, so total income would be 10 crores and expenditure would not be allowed. So 10% of 10 crores, 1 crore will be taxable. And another scenario, if Technova does not opt for section 115 WBF, it treats the income as normal business income. So total income would be 10 crores and expenditure will be allowed in this case of 2 crores and remaining 25. We are assuming that the turnover of a company is less than 400 crores.
So 25% of rate will be applicable to remaining 8 crores. And 2 crores tax will be paid. Let's move forward to section 115 WG, which talks on tax on income from transfer of carbon credits. So let's first understand that what is carbon credit. Carbon credit in respect of 1 unit shall mean reduction of 1 ton of carbon dioxide or other greenhouse gases, which is validated by UN framework and on climate change. So इस section की conditions है applicability any person income shall be by way of transfer or sale of carbon credits. Tax shall be applicable at the rate of 10% plus surcharge and cess, and no deductions or allowances will be allowed in respect of such income. For example, if an entity XYZ Limited sells carbon credits for 75 lakhs, so it would be taxable at the rate of 10%, which comes out to be 7.5 lakhs. Now we are talking about section 115 BH, tax on income from transfer of virtual digital asset. If the total income of an FCC includes gain from transfer of virtual digital assets, which are cryptocurrency, digital currencies of central bank. So this income will be taxable at the rate of 30%. And no deductions of expenditure or allowance shall be allowed. No set-off of any loss will be allowed. And no carry forward of this loss will be allowed. Section 115 BI, specified income for certain institutions, where the total tax on virtual digital assets, section 115 BDH. This section came into effect from Finance Act 22, that means financial year 22-23, assessment year 23-24. From that financial year 22-23, there was a clarity that how an income from virtual digital asset will be taxed in India. Prior to that, जो BDS की इनकम होती थी उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगा? So there was a live case of an assessee who earned somewhere 6 to 7 crore rupees from transacting in some cryptocurrencies. I think the assessee was of Kota or somewhere Alwar. That assessee earned 6 to 7 crores by dealing into cryptocurrencies. That was prior to the introduction of 115 BBH. Now that issue came up for scrutiny, the assessee had paid taxes, treating it as a long-term capital asset, transfer है, capital gain लगा, long-term capital asset है, 20% की उस समय 20% rate होती थी, तो 20% plus applicable surcharge से tax pay कर दिया. The income tax department came up, no, इसमें तो highest rate जो आपका 30% slab rate है, वो लगना चाहिए income from other sources की तरह. You should not go for capital gains here. It's an income from other sources, 30% की तरह. CIT appeal also decided it against. Assessee filed an appeal before the ITAT. Which ITAT? Jaipur ITAT. Who argued? Rawal sir argued. उसके अंदर the member gave a decision that yes, it is a capital asset on which it will be chargeable to tax at the rate of 20% only and not 30%, because it's a capital asset. Before the introduction, इस section में तो 30% की flat rate है, लेकिन जब section नहीं था और 30% की tax rate नहीं थी, it's a capital asset. एक asset है जो आपने transfer करी जिसके ऊपर long term capital asset है, and therefore it is a capital asset. Long term capital gains के हिसाब से 20% का tax rate होना चाहिए. This was the first decision which came into the cryptocurrencies prior to the amendment. And as far as I remember, recently 6-7 months before the party, this decision was widely reported on all the platforms like Taxsutra or Taxman or any other platforms, and as well as 20-30 newspaper publications covered that there was a clarity on taxation of a virtual digital asset of its own kind, the asset tax over. So this was a welcome decision by the tribunal, giving some clarity to the people who earned income from
cryptocurrencies of their taxation. फिर ये जो नया सेक्शन है 115 BDS because virtual digital asset को भी define किया गया, कि काफी प्रचलन में हुआ. lot of people are dealing in BDAs, and therefore this section was introduced by the government to tax it at a highest rate of 30% without giving any deductions, without giving any set off of any other losses, and without even carry forward of losses. लेकिन इसमें ये है कि अगर एक BDA में लॉस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ईथर पे लॉस हो रहा है लेकिन बिटकॉइन में गेन हो रहा है और दोनों मैंने सेल किया है, तो क्या ईथर का लॉस हो सकता है उसी साल में. तो आई थिंक अगर एक ही क्रिप्टो करेंसी मतलब एक ही फाइनेंशियल ईयर में अगर एक क्रिप्टो करेंसी का गेन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी में लॉस है, उसका लॉस एक दूसरे से आपस में सेट ऑफ हो सकता है बिकॉज़ द लॉ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट दैट. लॉ केवल ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर other than the cost of acquisition or allowance or set off of any loss shall be allowed to be assessed under any provisions of this act in computing the income referred to in clause of succession. No set off of loss from transfer of BTA computed shall be allowed against income computed under any provisions of this act to be assessed. So if we clause the most cost from transfer of BTA income, interest income, salary income, but the law really does not need interpretation. No set off of loss from transfer of a vehicle allowed. तो एक मीटर लॉस एक मीटर है तभी वो लॉस को हिसाब सेट ऑफ नहीं कर सकते. बट रियल इनकम के ऊपर अगर टैक्स ना चाहे तो लॉस से एटलीस्ट बेनिफिट देते हुए only to the extent of जो नेट इनकम आपकी रियल इनकम है केवल उसी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी. सो my thought process is that the second position is more likely than not should be the viewpoint. लेकिन overall loss हो सकता है उधर भी क्या लिखा. So let's move forward to section 115(BI). About tax on specified income of certain institutions. So total income of assessee, being a person in receipt of income on behalf of any fund, institution, trust, university, educational institute, or any hospital or other medical institution, includes any income by way of specified income, which we'll be discussing in next slide, would be taxable at the flat rate of 30%. And no deduction in respect of such income will be and no setup of any loss will be there. So specific income here means any income which the accumulated income in excess of 15% held by a trust or deemed income referred to in provisions of section 1023C. मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई ट्रस्ट किसी भी कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं करता है या फिर जो उसको एक्सपेंडिचर करना था वो नहीं करता है, वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, उसमें फ्लैट रेट 30% एप्लीकेबल है. अब सेक्शन 115(BJ) tax on winnings from online games. So where total income of an assessee includes any income by way of winnings from any online game, it will be taxable at the flat rate of 30%. So let's rule 133 talks about calculation of net winnings from online games for the purpose of section 115(BJ). So net winnings ऐसे calculate करते हैं, एक formula दे रहे हैं A plus B minus B plus C. So A here stands for aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year. जितना amount आपने withdraw कर लिया और जो आपका closing balance है उसको add करो, उसमें से जो भी डिपॉजिट आपने किया नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स और ओपनिंग बैलेंस जो है उसको आप अगर आप उससे माइनस करते हो तो आपके पास नेट विनिंग्स का अमाउंट आ जाता है.
whether एक example है, let's say financial year for financial year 2024 and 25, the following data applies to a given hotel. So his withdrawals during the financial year was rupees 2 lakhs, and non-taxable deposits during the financial year were rupees 50,000. Opening balance as of 24, first April 24 was 20,000, and closing balance as of 31st March 2025 was rupees 30,000. So net winnings will be calculated A plus D, that is 2 lakhs plus 30,000 minus 50,000 plus 20,000, that is 70,000. So net winning will be 1,60,000, and इस पे टैक्स लग जाएगा 30% की रेट से, it comes out to be 48,000. Now moving on to the provisions of section 115BG, tax on winnings from online games. This section was inserted by Finance Act 23, which is financial year 23-24. Right? कौन कौन ऑनलाइन गेमिंग्स करता है? What do you do with that income? 26 years देखते हो, 26 years में रिफ्लेक्ट हुआ ऑनलाइन गेमिंग की इनकम चेक ही नहीं किया होगा। नहीं लॉस होगा तभी टीडीएस को करना पड़ेगा, कट्टा टीडीएस नहीं होता है, कैसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा यार? 26 years में तो होगा, नहीं होता तो टीडीएस काट लिया कंपनी ने और रख दिया अपने पास, जमा नहीं कराया सरकार को, रिटर्न नहीं फाइल करेगी, प्रोसिक्यूशन होगा उस कंपनी पे। ऑनलाइन गेमिंग का जो है और कोई करता है, मतलब इवन प्रायर टू दिस इंसर्शन ऑफ द सेक्शन। So I'll share a live case. अभी मैंने I think someone helped me also in preparing that submission. There was a live case जिसके अंदर prior to this AY, prior to the insertion of the section, the person was doing online gaming. उस online gaming के अंदर उसका loss था. That person ended up, he's a friend of mine, that person ended up having a loss of 40 lakhs from online game. Right? Now the scrutiny assessment comes up, right? And that was now the scrutiny assessment comes up. Now in the scrutiny assessment, it was a faceless assessing officer. The AO asked that you have done, you have offered something, some income from online gaming because 26 years के अंदर available था, मैंने उसके return पे किया why to get it for this में, जो 26 years में जितनी income देखी है return में दिखा तो already 20% TDS कटा हुआ है, additional liability को आम ठीक है, तो वो रिटर्न में दिखा दी, ऑफर टैक्स होके रिटर्न फाइल कर दी, although there was a loss of 38-40 lakh rupees. Now scrutiny assessment में the assessing officer gave a question, is the total value of transaction that you have done for the online gaming venue is 2 crore 23 lakh. So as per the information with the department, the win amount was, the income figure was 2.3 crores, whereas the assessor was claiming a loss of 40 lakhs. Right. Now we file all the submissions, we file a summary of the bank statement, the entire bank statement, because all the transaction in online gaming are done through bank statement, credit card, debit card, and stuff like that. It's not, no cash is involved in it. So जब मेरे बैंक में पैसे इतने हैं, मैंने पूरी summary बनाई कि opening balance इतना था, मैंने इतना पैसा जमा कराया ऑनलाइन गेम से, इतना रीपेमेंट किया, इतना ही पैसा मेरा विड्रॉ के बैंक में आया, so my figure is negative. So that was one evidence that was felt. Second evidence, जो भी वो कंपनी थी जिससे ऑनलाइन गेमिंग करते थे उससे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मंगवाया, the transaction statement ran into some 400-500 pages और उसके अंदर भी जो उसकी समरी थी वहां पे लिख रहा था कि the person has a body as a loss. He submitted all these documents. Then also the assessing officer said, "Me, as per the information of the department, you have done an amount of 2.23 crores and even issued the 133.6 to the company, asking for information in relation to this panel." So even a cross verification is done by the department in cases of online gaming, asking the company जिस platform पे game name खेला है इसकी details बताओ. That company said that the total gross billing of this person is 4.7 crores. Right? And assessing officer ने show cause notice दे दिया कि as per the information under 133.6, you have earned 4.7 crores. Therefore, an addition of 4.7 crore was made to the total income. Right?
demand आ गई. Consider an individual, salaried individual working for me like उसके सामने 19 crore की demand आ जाए. Just the person was not able to sleep for 50 nights. ये हो गया है ऐसा. अब तो मैं गेम ही खेलूंगा पता नहीं क्या हफ्ते में फंस गया है. all those ठीक है हो गया तो हो गया. We filed an appeal before the CIT appeals. And Abhi, I think before 10 days, we filed a submission before the CIT appeals. Let's see what the order comes. But in the submission, we took all these arguments. We said that look at our bank statement. The bank statement shows a negative balance. In the sense, जो मैंने पैसा लगाया और जो मेरे को पैसा मिला, that's a negative. So I've incurred a loss. Plus, जो online gaming का platform का statement है, वो भी loss दिखा रहा है. तो 4 crore 70 lakh की income is an unrealistic number. अगर 4 crore 70 lakh में कमा रहा होता तो नौकरी नहीं लगा रहा होता. So all these things were there. Even we said that this section 115 BJ, BJ, which was introduced, even though it is introduced by Finance Act 23 and applicable from financial year 23-24, it should be read retrospective because the objective of this section was to give a clarity that why there was a need to introduce the section. Even the memorandum, if you read the memorandum for introducing this section, it says that the first line says that the online gaming has been widely prevalent in India from a couple of years, from a few years. That means that even prior to the introduction of this section, all the memorandum recognized that online gaming has been very prevalent from financial year 21 and 21 and all those finance startup cricket games came up in those financial years. So even the memorandum says that there needs to be a clarity on the taxation of the online games, and therefore this section is introduced. He said that it should be given a retrospective application, retrospective understanding. So at least to tax the very important word this section used is net benefits. What will be taxed on net benefit services? A plus D minus B plus C. A means the aggregate amount withdrawn by the user from the bank account, plus D is the closing balance in the wallet. जो मैंने पैसा विड्रॉ किया और जो मेरा पैसा उस वॉलेट में पड़ा है दैट इज अ वन फिगर माइनस बी जो मैंने पैसा लगाया उस गेम को खेलने के लिए प्लस जो मेरा ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो डिफरेंशियल को सरकार ने बोला कि वो तुम्हारे इनकम है जिसके ऊपर टैक्स पे कर दो. सो इवन इन माय केस सिनेरियो अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वॉलेट जीरो है तो जो मैंने पैसा विड्रॉ किया वो केवल 5 लाख रुपीस किया और जो मैंने पैसा लगाया मैंने 45 लाख रुपीस लगाया था तो मेरा नेट लॉस 40 लाख का है. सो इवन बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन द लॉस इज कि आपकी रियल इनकम भी तो टैक्स होगा. इट्स नॉट दैट आपकी ग्रॉस इनकम पे टैक्स हो जाए. व्हाई डिड द असेसिंग ऑफिसर सेड कि जो 4.7 करोड़ की इनकम है पूरी टैक्स होनी चाहिए. Assessing officer said because there is a section 58 subsection 4 which says that under section 58 subsection 4 no deduction will be allowed of any expenditure that you have incurred to earn income in the nature of lottery winnings and all those things. तो 58 4 के हिसाब से तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट मींस जो मैंने इनिशियल पैसा लगाया भी गेम खेलने के लिए उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीस लगाया और 120 रुपीस कमाए तो 100 रुपीस का डिडक्शन नहीं मिला और 120 रुपीस के ऊपर टैक्स चले गया. तो 120 के ऊपर भी टैक्स कितना जाएगा 30%. तो इट्स फीस 36. तो 36 रुपीस का टैक्स गया. नेट मैंने कमाया कितना था 20 रुपए. 20 माइनस 36 में तो डेफिसिट में हूं. तो ये नहीं क्या खेला मैंने. The assessing officer said that this is the section which is there under the act under which no deduction is allowed. और ये जो नेट विनिंग वाली कहानी है ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आएगी. इस फाइनेंशियल ईयर में लगती नहीं है तो 58 के हिसाब से तुम्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा. ग्रॉस पे टैक्स दे दो. ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आई 4.7 करोड़. The person will ask to sell us how is everything. It will be able to pay tax. But we find an appeal before the CIT appeal and let's see what the outcome comes. But the bottom line is that only real income can be taxed. You cannot tax a notional income. You cannot tax an income on a gross basis. मैंने लगाया 100 रुपए और मैंने विड्रॉ 80 रुपए के लिए मैंने लॉस कर दिया 20 रुपए का तब भी आप 80 के ऊपर टैक्स ले लोगे. दैट डजंट मेक सेंस because that's not real income. It's a loss situation. Similarly, therefore, this section introduced a very important word which is net winnings.
only the net winnings have to be taxed. And even if you go to YouTube and search some videos on the taxation of this online gaming, there have been videos available by any chartered accountants or some players. They have got this assessment notices. This happened somewhere here in last 24 hours. Supplemental assessment notices, as a matter of fact, my friend was telling me that after taking such athletes, those people played, even they were not able to see such a big amount of demand, and they even counted suicide because they did not want to even get in their technique. And this is the real thing that but after you look, the taxation is almost taxation is 40% on the gross level basis, and it is up to deduction level of the basic figure, the amount that you are put in to play a game. So it's very important that you check your 26 years and उसमें देखो क्या इनकम आ रही है, सही है या नहीं है. अगर आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला है तो जिस भी कंपनी से खेला है, जस्ट आस्क देम टू प्रोवाइड द एंटायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एंटायर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, सो दैट उसको रखो अपने रिकॉर्ड में. यू नेवर नो कब कौन सा डिपार्टमेंट विल गिव यू अ नोटिस एंड विल आस्क द एंटायर स्टेटमेंट. 4 साल बाद वो कंपनी होगी नहीं होगी पता नहीं, बस डेटा ही नहीं होगा, एंड जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगी उस बेसिस पे वो एक्शन आता है. So it's very important to maintain this paperwork with you, even if you're paying online things, and take analyze और कि इसके ऊपर क्या टैक्स आएगा, क्या कमाया है, क्या वॉलेट में बैलेंस है, उसका रिकॉर्ड रखो कि 1 अप्रैल को क्या ओपनिंग बैलेंस था, 31 मार्च को क्या क्लोजिंग बैलेंस था, कितने वैल्यूज के हमने ट्रांजैक्शंस की, बिकॉज़ मल्टीपल ट्रांजैक्शन होता है. कोई भी रमी का गेम खेलता है, उसको लगता है 10 मिनट में मैं आने वाला हूँ, वो उस लीग से एग्जिट हो जाता है, दैट गेट्स रिकॉर्डेड एज अ गेम. और वो मल्टीपल गेम्स होते होते उसकी ग्रॉस वैल्यू बन जाती है करोड़ों में. अल्टीमेटली व्हाट यू वांट इज नेग्लिजिबल of these amount, but not the crore of things that came on them. So let's move forward to section 115C to 115I of chapter 12A of Income Tax Act, which talks about taxability of certain income in the hands of non-resident Indian. So section 115C states defines some terms. Let's understand. First term is convertible foreign exchange. Convertible foreign exchange means foreign exchange, which is treated by Reserve Bank of India as convertible foreign exchange. Investment income. This includes income derived from a foreign exchange asset. Non-resident Indian means an individual being a citizen of India or a person of Indian origin who is a non-resident. Foreign exchange asset means any specified asset, which we'll be discussing in next slide, and means any specified asset which the assessee has acquired or purchased or subscribed in convertible foreign exchange. So what is specified asset? Specified asset means any of the following assets: shares in Indian company, debentures issued by Indian company, deposits with an Indian company which is not a private company, any securities of the central government, or any other assets that may be specified by central government. Moving on to the section 115D, which talks about computation of total income of NRIs. In computation of total income of NRIs, no deductions for investment income will be allowed. Like chapter 6A and section 57, that exemptions under other sources. And in case of long-term capital gains, no indexation benefit is allowed. Next section 115E, tax on investment income and long-term capital gains. So section 115E provides concessional tax rates for non-resident Indians on investment income and long-term capital gains from specified foreign exchange assets. So it is applicable to non-resident Indians, and the investment income will be taxable at the rate of 20%, and long-term capital gains will be taxable at the rate of 12.5%, plus applicable surcharge and cess. No deductions of chapter 6A allowed. No expense reduction under 57 is allowed. No indexation for long-term capital gains is allowed.
For instance, an NRI earns rupees 30 lakh investment income and 20 lakhs long-term capital gains. So rupees 6 lakhs, which comes from 20% of 30 lakhs, will be taxable, and 12.5% of 20 lakhs, which is long-term capital gains, which comes out to be 2.5 lakhs. Moving on forward for the section 115F, exemption of capital gains, transfer of foreign exchange assets. If NRI sells in foreign exchange assets, which we have discussed in 115C, and this triggers capital gains. So अगर आप within 6 months reinvestment कर देते हो उस amount का, जो भी आपको net consideration मिला है, तो whole of the capital gain will be exempt. If partial investment करते हो, तो partial capital gain exempt हो जाएगा. इसका formula है amount invested upon net consideration into long term capital gains. और जो भी आपने asset acquire करा है या फिर किसी में invest किया है specified funds में, तो उसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का. अगर उस 3 इयर्स के विद इन आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो एग्जेम्पशन जो आपने अवेल करी थी वो डीम्ड इनकम हो जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी. एग्जांपल है मिस्टर अर्जुन, एक एनआरआई है, उसने 1000 शेयर्स परचेज करे फॉर 1000 ईच, टोटलिंग ₹10 lakhs, और उसने फिर मई 2024 में सेल कर दिए ₹20 lakhs में. तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ₹10 lakhs का. फिर उसने विद इन 6 मंथ्स ही ₹6 lakhs स्पेसिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, स्पेसिफाइड एसेट्स में, और फिर उसको अब बताओ आप कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना गेन एग्जेम्प्ट होगा. तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया अपॉन नेट कंसिडरेशन इनटू कैपिटल गेन्स, ₹3 lakhs will be exempt and remaining 7 lakhs will be taxable as per section 115E at the rate of 12.5%. Section 115G, return not to be filed in certain cases. अगर आपकी केवल इन्वेस्टमेंट इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और उस पर टीडीएस काट लिया गया है, तो आपको कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन को कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी. Section 115H, benefits under chapter to be availed in certain cases even after the assessee becomes resident. अगर कोई एनआरआई है, वो रेजिडेंट बन जाता है प्रीवियस ईयर में, तो वो कंटिन्यू कर सकता है इस चैप्टर के प्रोविजंस के अंदर टैक्स पे करने के लिए एंड कंसेशनल रेट्स. वो उसको क्या करना होगा, एक अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा कि मुझे इस स्पेशल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो फिर वो उस प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स पे कर सकता है. लास्ट सेक्शन 115I, चैप्टर नॉट टू अप्लाई असेसी सो चूजेस. कोई भी एनआरआई है, वो खुद अगर चाहता है कि मेरे को इन प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स नहीं पे करना है, तो अपने आईटीआर के साथ डिक्लेयर कर दे कि ये प्रोविजंस के हिसाब से मेरे को टैक्स पे नहीं करना है. थैंक यू.